ऑप्शंस हैं और कुछ प्रैक्टिस हमारी रहती है, वो हम कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप देख सको। तो पाथ फाइंडर में आपके पास शेप मॉड्स होते हैं और पाथ फाइंडर्स की कुछ ऑप्शंस होती हैं। लिंक शेयर करें ग्रुप में, आपके पास है? मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर में ये हो भी जाता है। ठीक है, मैं शेयर भी कर देता हूँ लिंक। ये ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। हमें हो गया, ठीक है। बस ठीक है, जब तक चलता है ठीक है। याद है। तो पाथ फाइंडर आप लोग यूज करते हो जब आपको कम से कम दो शेप्स आपके पास हो, ठीक है। और इसके कुछ मॉड्स होते हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस जो हैं इस वीक में थर्सडे तक रेगुलर होंगी, ठीक है। हाँ, वेडनेसडे और थर्सडे को भी क्लासेस होंगी, इस वीक में होंगी, क्योंकि अगले वीक में मंडे और ट्यूसडे ऑफ है हमारा। फिर हम इंशाल्लाह फिर वेडनेसडे को ज्वाइन करेंगे 26 अप्रैल को। ये लिंक मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को, ठीक है। और गर्ल्स को भी मैं कर देता हूँ, वैसे तो उनके पास है। पाथ फाइंडर एक ऑप्शन है जिसको यूज करते हुए आप टू और मोर शेप्स को कंबाइन कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की पाथ फाइंडर की होती है शिफ्ट कंट्रोल F9। और इसको अगर आपने कंपाउंड के थ्रू इसकी एग्जांपल्स को, डेमोज का देखना हो, तो जिस तरह क्लाउड बनता है, क्लाउड अगर आप बनाना चाहो, आप डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करने के बाद, उन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन इज यूनाइट, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपकी जितनी ओवरलैपिंग बाउंड्रीज है उनको खत्म कर देता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइन है, तो कंपाउंड या यूनाइट फिर भी हो जाता है। प्रॉपर्टीज कौन सी सर्वाइव करती हैं, ये मैं आपको जल्दी से, हम वैसे ये कर चुके हैं, लेकिन ये आपको फिर दोबारा से बता दूं कि जब कभी आपने ऑब्जेक्ट आपने यूनाइट करने हो, तो आपने यहाँ पे एक तो लेयर्स पैनल को सामने रखना ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की तरतीब क्या है। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया दिस वन, फर्स्ट वाला। और अगर आप इसे कलर भी करना चाहो, आप कलर कर लो ताकि हमें सर्वाइवल ऑब्जेक्ट की कौन सी यहाँ होते हुए नजर आ रही है वो हमें यहाँ से आइडिया हो जाए। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं जी, दोनों डिफरेंट कलर्स, और इसमें ऑर्डर में नीचे येलो है और टॉप पे आपका ब्लू है। दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेयर पैनल में आपको दिख भी रहा है। जैसे ही आप यूनाइट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, जो अबव ऑब्जेक्ट है, जो लास्ट ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन में है, उसकी प्रॉपर्टी सर्वाइव करती है। दोबारा से देख लो, अगर आपने ऑब्जेक्ट पहले ब्लू वाला सिलेक्ट किया, बाद में आपने शिफ्ट के साथ येलो पे क्लिक किया, अब अगर आप यूनाइट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट जो बनता है, कॉमन पाथ जो बनता है, हमेशा इसमें याद रखना जो ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उसकी सर्वाइव करती है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, इसको अगर मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दूं नीचे, और अब अगर मैं दोबारा इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यूनाइट करता हूँ, तो जो आपका अबव लेयर में ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं रिमेनिंग के ऊपर। तो अगर आपको क्लाउड भी बनाना था तो क्लाउड आप बना सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें शेप्स आप बना लो। मिसाल के तौर पे इसका साइज आपने डिफरेंट रखना है, इसकी और के साथ कॉपीज कर लेते हैं। ये लें जी, ये लें जी, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं आप बना लो। बनाने के बाद अगर आप इसके ऊपर
जाके तमाम ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद, और अगर आप यूनाइट पे क्लिक करते हो तो ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आपका एक क्लाउड का काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट हो गया, यूनाइट कर दिया सबको। और इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये कि जो लेयर में सबसे ऊपर होगा उसकी प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं ब्लू सर्कल को, इलिप्स को उठा के टॉप पे रख लूं, सिलेक्शन में टॉप पे रख लूं, और दूसरा मैं इसकी प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं होता फिल ही होता है, फिल के अलावा भी तो प्रॉपर्टीज हो सकती है ना। सिलेक्ट करके मिसाल के तौर पे इस पे मैं यहाँ पे लाइन की विड्थ बढ़ा देता हूँ, लाइन का कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये दो तीन प्रॉपर्टीज मैंने इसकी कर दी। और अगर इसके अंदर फर्दर आप जाना चाहो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, और प्रॉपर्टीज में जाके इसकी जो सर्कल है इसकी स्ट्रोक के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? स्ट्रोक पे क्लिक कर दो, अपीयरेंस की वैल्यू यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यूज को डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि हो गई है ये। और अगर अब आप इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हो, और सिलेक्शन में अगर आप लेयर पैनल में जाके वॉच करो, सबसे टॉप पे ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ब्लू सर्कल ही है। और अगर अब मैं यूनाइट पे क्लिक करता हूं तो जो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट होता है, जो कि लेयर में सबसे स्टैकिंग ऑर्डर में टॉप पे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, और ये एज ए सिंगल पाथ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आपके 10 ऑब्जेक्ट नहीं है या 8 ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंगल पाथ है। और मजे की बात है, ये आपको लेयर में पहले अलग अलग ऑब्जेक्ट थे 10, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? लिखा हुआ क्या दिख रहा है? पाथ। हाँ, इसका नाम आप मुनासिब रख दो, क्लाउड रख दो। कलर चेंज कर दो, स्ट्रोक चेंज कर दो, या ऑफ करना है ऑफ कर दो, वो आपकी मर्जी। अब ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रॉपर्टीज इसकी सेट होंगी, जो कि आपके 8-10 ऑब्जेक्ट थे, अब वो सिंगल बन गया। हाँ, जो भी है, मतलब शेप जितनी भी है। अच्छा, शेप से अगर ओवरलैपिंग होंगी तो इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो प्रॉपर्टीज जरूर अप्लाई होंगी। प्रॉपर्टीज जो आपके ऊपर वाला सबसे लेयर स्टैकिंग ऑर्डर में जो टॉप पे है उसकी प्रॉपर्टीज जरूर अप्लाई करेंगी। अगर ये अलग अलग भी होते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख देता हूँ, कंबाइन ने इसको यूनाइट करना ही करना है। फिजिकली नजर नहीं आएंगी बाउंड्री कॉमन, लेकिन लॉजिकली कनेक्टेड है। ये देखो, सेलेक्ट करने के बाद स्टैकिंग ऑर्डर में टॉप पे कौन, से ब्लू, ठीक है, कंबाइन, यूनाइट। और एक चीज याद रखना, अगर आपने इस पे क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस किया, अब आपके पास मार्जिन है। एक्सपैंड बटन ऑन तब होता है जब आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया हो इस ऑप्शन पे, ठीक है। अब फायदा क्या होने वाला? अब फायदा ये होने वाला जनाब कि अगर आप चाहो इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आप चाहो, स्टिल ये अवेलेबल है डबल क्लिक करने से। आइसोलेट, ये लो, शेप में अपना रोल प्ले कर रहा है जहां लगाना चाहो, देख रहे हो? यहां तक कि ये भी डबल क्लिक करो, ये लो, हाँ कंबाइन था ना, यूनाइट था ना, ये लो, ये समझ रहे हाँ बात? जी। इसी तरह ये भी है, हाँ जी क्या रखना चाहो आपकी मर्जी है। जी। दैट्स इट। और दूसरी बात, ये आपको ऊपर यहाँ पे अगर आप गौर करो, एक्सपैंड करो, तो ये अब आपका ये एक्टिवेट है। इसका मतलब है आपने परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स, अगर आपने इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करना हो, आप लेयर पैनल के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, एक्टिवेट हो गया, ये देखो, समझ बात? एक्टिवेट हो गया, ये लो, एक्टिवेट हो गया, ये लो। जिसको भी एक्टिवेट करना है आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी आप इजिली इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। समझ बात को? कितना आसान है प्ले करना यूनाइट ऑल्ट के साथ। और अगर आपका ये फाइनल हो गया है जनाब, तो एक काम करो, इस से आप एग्जिट करो। एग्जिट कैसे करना है? अगर आप इसमें एक चीज गौर करो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, लेयर पैनल पे चलते हैं, जूम करके दिखाता हूँ, ये चेक कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है?
कंपाउंड, और ये किस मोड में इस वक्त, आइसोलेशन में। और इसको अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को जो कि कंपाउंड यूनाइट किया हुआ ऑल्ट के साथ, और ये देखो एग्जिट करना है, यहां से भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और ये फाइनल एग्जिट का पॉइंट है ये वाला। और ये आप इधर से भी जा सकते हो एग्जिट, ये लो, यहां से भी आप क्विट कर सकते हो, या आप साइड के ऊपर क्लिक करके भी यहां से क्विट कर सकते हो। अब एग्जिट हो गए, और ये देखो यहाँ पे आप लेयर 1 पे आ गए, ठीक है। ये कंपाउंड है, और उसके अंदर जिस एलिमेंट पे आपने क्लिक करना है वो हाईलाइट भी हो रहा है, ये देखो। अगर इसको आपने मूव करना है, यू हैव टू सिलेक्ट विद दिस टूल, नेम इज सिलेक्शन, और इसको आप रीअलाइन भी कर सकते हैं, देख रहे हो, जहां मर्जी ले जाओ, साइड पे भी कर सकते हो। ये अगर क्लाउड सीन जब आपने बना दिया है, अब आप अगर एग्जिट करना चाहो, आप एग्जिट करने के बाद जनाब ये इसको अगर आप समझते हो इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है आपको स्टूडेंट्स, तो आप क्या करो, हाँ हाँ, क्या करो, एक्सपैंड कर दो। क्या करो जनाब, एक्सपैंड कर दो। जब आपकी एवरीथिंग इज ओके, देन यू हैव टू प्रेस ऑन बटन नेम इज एक्सपैंड। एक्सपैंड का बटन इस वक्त डीएक्टिवेट इसलिए है कि आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, जैसे सेलेक्ट करेंगे इसको आप, ये एक्सपैंड आ जाएगा। एक्सपैंड याद रखना, इनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे फाइनलाइज जब कर दिया जाता है फिर एक्सपैंड करना है, उससे पहले एक्सपैंड नहीं कर देना। अगर एक्सपैंड पे क्लिक कर दिया, इसके बाद ये शेप्स को आप रीलाइन नहीं कर सकते, शिफ्टिंग नहीं कर सकते। ये लो, ये फाइनल हो गया। एक्सपैंड तब करना है, स्मेल आ रही है, एक्सपैंड तब करना है स्टूडेंट जब सारी शेप्स पोजीशन फाइनल हो गई है। एक्सपैंड बात है, बाइट से और ज्यादा लगती है, अंदर बैठ के वैसे ही नहीं, मैंने कह दिया इंशाल्लाह कल इसको करते हैं। ये इस वजह से भी हो रही है, सफोकेशन बहुत ज्यादा है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के बारे में मैंने कनेक्ट कर दिया दोबारा, ये हमने लास्ट टाइम यहीं से हमने इसको क्लोज किया था लेक्चर को। और अगर आप इसकी स्लाइड्स के ऊपर जाओ, तो जब कभी आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए एक शेप में लेके आना हो, और उस शेप में अगर आप चाह रहे हो कि आप उसको बाद में चेंजेस करने की भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो ऑल्ट के साथ हमेशा करना, और आपको फैसिलिटेट करता है लास्ट मोमेंट तक आप उन ऑब्जेक्ट को जो आपने यूनाइट किए होंगे उनकी अलाइनमेंट, उनकी पोजीशनिंग आप कर सकते हो। आफ्टर पोजीशनिंग अलाइनमेंट आप उसको जब फाइनल हो गया एवरीथिंग, कंपाउंड कर उसको एक्सपैंड कर, ठीक है। और जहां तक दूसरी ऑप्शन है जिसका नाम है जनाब माइनस फ्रंट, माइनस फ्रंट में इस तरह की शेप्स बन जाती हैं, देख रहे हो, ये मून की शक्ल, ये गेयर आइकन, ठीक है। इस तरह की अगर आपको शेप बनानी है तो माइनस फ्रंट को हमेशा आपने यूज करना है। ये शेप मैंने आपको बना के भी दिखाई थी। ये आपने करना क्या है कि आप जस्ट सिंगल सर्कल बनाना है, और ये फटाफट से एक सेकंड में आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक कंपाउंड के साथ एक शेप आपने बना दी, और अब आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, फिर थर्ड की तरफ आपको लेके चलता हूँ। छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, और इसको आज आपने अंडरस्टैंड इस तरह कर लेना है। ये बहुत ही फेमस पैनल है पाथफाइंडर, इससे आप बहुत सारी अच्छी अच्छी शेप्स विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आप करेक्ट इसको बना सकते हो। तो ये जिस तरह सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, और ये शिफ्ट के साथ कर लोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ द पेज में रखने के बाद अगर आपने मल्टीपल शेप्स इसके साथ कनेक्ट करनी है, और उसके थ्रू आपने एक फाइनल करना है कुछ, तो ये सिंपल सा आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये हमने कई दफा इसको प्ले करके देखा है, ठीक है। इसको अगर आपने कलर वलर करना है, कोई डिफरेंट आपने लेना है, आपकी मर्जी है, आप कर लो। करने के बाद इसको आपने रीलोकेट करना है, इसके सेंटर में लेके आना है इस सर्कल के, तो वेरी इजी रोटेट टूल है, बहुत हमने यूज किया है, आर फॉर रोटेट। या इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद ये आपके पास बटन है जिसका नाम है रोटेट, इस पे क्लिक करते ही आपको सेंटर पॉइंट। और एक चीज और स्टूडेंट्स जो एहतियात करनी चाहिए, अगर आपको अलाइनमेंट में इशू हो रहा है, वैसे तो डायनामिक गाइड्स आपको अलाइन कर देती है,
लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अलाइन कर लिया करो। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अलाइन टैब में जाके इसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली करने की जरूरत नहीं है, वर्टिकली ये सेंटर में, वैसे तो डायनामिक गाइड्स की वैसे आ ही चुका है। ये पीछे बैक साइड पे जाके ना जरा कर दो। अच्छा, ये देखो जी, ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अलाइन करने के बाद इस पैनल को आप बंद कर दो और अब आपने इसको रोटेट टूल को अप्लाई करना है। ये आपने क्लिक किया, आर फॉर रोटेट। जैसे आप करोगे इसको रीलोकेट करो यहाँ पे, सॉरी, आपने इसके सेंटर पॉइंट को पहले तो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने रोटेट टूल पे आपने क्लिक करना है। ये आपके पास इसका पिवट पॉइंट आ जाएगा। पिवट पॉइंट को आपने ऑल्ट के साथ ड्रैग करना है, याद रखना ऑल्ट। ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ऑलमोस्ट सर्कल के सेंटर में आपने ले आना है। पर्पल इंडिकेटर आपको बता देगा कि आप सेंटर में हो। अगर आप गाइडलाइन लगा लेते थे और अच्छा हो जाता, अदरवाइज आपको थोड़ा सा इसका सेंटर मालूम करना पड़ेगा। एक इसमें इशू जो हुआ है, वो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे शायद बना हुआ है जिसने ये प्रॉब्लम की है। इस ऑब्जेक्ट को मैं साइड पे कर देता हूँ। नहीं जनाब, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट, साइज अगर आपने छोटा करना है छोटा कर दो, तो मुझे स्मॉल साइज के कट्स चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे प्लेस करने के बाद सेंटर ऑफ दी सर्कल आपने इसको प्लेस कर दिया। करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन करके यहाँ से इसको सेंटर कर दीजिएगा। ये हो गया सेंटर, कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने इस सर्कल के ऊपर जो रेक्टेंगल था इसको सिलेक्ट करने के बाद रोटेट पे क्लिक किया, पिवट पॉइंट आ गया, रेफरेंस पॉइंट आ गया, सेंटर पॉइंट आ गया। और के साथ इसको मूव करके आप इसके सर्कल के सेंटर में जाके इसको रीलोकेट कर दो। फाइंड करने में बाद का इशू बन जाए तो इसको एक काम कर लिया करो। काम ये करना है कि इसके रेफरेंस पॉइंट को ऑल्ट के साथ शिफ्ट को भी यूज कर लिया करो। ये स्ट्रेट डाउन करता है सेंटर पॉइंट की तरफ। और ये जब आ गया है, और अब आप यहाँ पे एंगल बता दो कितना, जितना मुनासिब समझते हो। 20 डिग्रीज का लेना है, 360 डिवाइडेड बाई 20, 18 एलिमेंट्स आएंगे। कॉपी ले जनाब। ये जब हो गया, कंट्रोल डी, हाँ कॉपी पे क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट सारे आ गए। और अब आपने फ्रंट, ये वाली ऑप्शन यूज करनी है, माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट तमाम को सिलेक्ट करो, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। कंफर्म करना है, लेयर पैनल में देखो ये सारे ब्लू इंडिकेटर आपको ये बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज सिलेक्टेड। देन यू हैव टू यूज दिस बटन। ऑल्ट के साथ करोगे तो रीलाइन करने का चांस आपके पास है। ये लो जनाब, हो गया। और रीलाइन अभी भी कर सकते हो, जिस मर्जी शेप को करना चाहो। डबल क्लिक करो, आइसोलेट मोड में आके इसको आप अपनी मर्जी से रीलाइन भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जेड कर देते वापस। ये इस तरह आपने ऑब्जेक्ट्स को जो फ्रंट पे पड़े हुए हैं, माइनस बैक, नाम क्या है, माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट का मतलब जो फ्रंट पे है ऑब्जेक्ट, जो बैक पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसमें से माइनस हो जाएंगे, और माइनस हो रहे हैं। माइनस फ्रंट, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना सबको। माइनस फ्रंट। और एक चीज और हो सकती है जो कि इसके साथ मौजूद है, ये एंड पे, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये स्टूडेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। आखिरी वाले बटन की बात बता रहा हूं, इसका ऑप्शन का नाम पता क्या है, माइनस बैक। बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बैक निकलने वाली है। जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो जितने भी बाकी रिमेनिंग को माइनस कर देगा। ये अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये मैं सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये अभी मैं इसका एक इस्तेमाल अभी आपको बता देता हूँ। आपने जस्ट सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप अगर चाहो तो इसको भी यूज किया जा सकता है। और ये आमतौर पे हमें इस्तेमाल करना होता है कुछ इस तरह की शेप्स बनाने के लिए, जैसे ये शेप्स बनी हुई है। और आमतौर पे मैं मून मैंने आपको बना के दिखाया था ना, कि आपने मून दो सर्कल्स को रीलाइन करके पोजीशन करके आप मून बना सकते हो। फिर थर्ड आपका इंटरसेक्ट की ऑप्शन होती है। ये आप तब जरूरत पड़ती है जब आपने दो ऑब्जेक्ट जो कि
आपका एरिया कॉमन एरिया होता है, इंटरसेक्शन एरिया होता है, वो आपका रह जाता है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये ट्रेस करता है आउटलाइन रीजन, जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको ट्रेस करने के लिए। ये सिंपल वे इज दैट कि आपने ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करना है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सेम इसकी कॉपी लेनी है, और कॉपी करने के लिए आपको पता है आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर सकते हो, और ड्रैग आउट करने के बाद अगर कलर डिफरेंट डिफरेंट ले लो तो अच्छा आपको एक इसका विजुअल नजर आएगा। तो डिफरेंट हम कलर ले लेते हैं। तो याद रखना, इसमें जो थर्ड ऑप्शन होती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए होती है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, हाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर फ्यूचर में आप चेंज करना चाहें, थोड़ा आगे पीछे करना चाहें, तो ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा, ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा। फायदा इसका क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को आइसोलेट मोड में ले जाने के बाद इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखो इंटरसेक्शन एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आपने कम ज्यादा करना हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो, आप कर सकते हो। जब हाँ जब हो गया है तो आउट कर दो, कंपाउंड पास से लेयर पे और लेयर पास से एग्जिट। नहीं जी, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट याद रखना फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ। हाँ, अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करोगे आपको इसके सराउंडिंग वाले दोबारा ऑब्जेक्ट दिखेंगे, अनटिल और अनलेस एक्सपैंड नहीं कर देते। हाँ, एक्सपैंड करने के बाद अब आपके पास चांस नहीं है इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यूज को छेड़छाड़ करने की। ये अब आपका एक कॉमन पाथ ड्रॉ होके ये बन गया, ये अजीब। इसको लीव को आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो इसको शेप अप मजीद कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो शेप अप। ये देखो कॉर्नर्स राउंड करना, एक तो ये हो जाता है। दूसरा, अगर आप इसके ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ तो यहाँ पे जनाब, अच्छा एक्सपैंड आप इधर से भी कर सकते हो अगर करना चाहो, और इसको आप अगर इसकी शेप की वैल्यू सेट करना चाहो तो ये आपके पास मौजूद है पैनल, और इस पैनल में आप शेप को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो एंकर्स आ गए, चेंज कर सकते हैं ये लोग। मतलब जो कॉमन एरिया निकला था, डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन में फर्क है। सिलेक्शन टूल हमेशा याद रखना मूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, साइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको एंकर्स पे क्लिक करके आप इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को कर लो। सेंटर वाला पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये लो। और यहां तक कि मैंने आपको बोला था इसको सिलेक्ट करने का, एंकर्स को सिलेक्ट करने का एक और तरीका है, और एंकर को ऐड करने का भी तरीका है। एंकर को ऐड यहां से किया जाता है पेन टूल से। जहां पे आपको एंकर चाहिए क्लिक कर दो, जहां पे आपको एंकर चाहिए क्लिक कर दो, और ये क्लिक करने के बाद आपके पास अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही है, जिससे इनके इन पॉइंट्स को अगर आपने सिलेक्ट करना हो आप यहां कर सकते हो। अगर आपको मोर देन वन करने हो तो लेसर टूल से भी सिलेक्शन हो जाती है। ऐसे ये एंकर सिलेक्ट हो गया। अब लेना क्या है, अल्टीमेटली डायरेक्ट सिलेक्शन। जितने एंकर सिलेक्ट किए उस पर काम हो रहा है। इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन करने के बाद उस पर वर्क कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जिगजैग सिलेक्शन चाहिए तो लेसो वी को यूज करना पड़ता है। और ये इस तरह आपके इतने एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए हैं, और इनमें से किसी एक को आपने लेना है, और इसको आप सिलेक्ट करने के बाद अपनी मर्जी से पोजिशनिंग इसकी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन। जितने आपने एंकर सेलेक्ट किए उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा है। सिर्फ सेंटर वालों को करना है, ऐसे भी कर सकते हो। इस तरह ये सारे काम आपके इसमें होंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम क्या है, इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट से ये शेप्स आप बना सकते हो। नेक्स्ट जी, इसके अंदर हम अगर चेक करें, एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि आपका ये दो शेप्स के दरमियान का जो कॉमन एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया है, उसे खत्म कर देता है, और उसे क्या बना देता है, ट्रांसपेरेंट। क्या बना देता है, ट्रांसपेरेंट। कभी आपको अगर ऐसी शेप्स चाहिए इलिस्ट्रेटर में तो ये एक इजी वे है इसको करने का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक इमेज लेके आता हूं। एक इमेज लेके आते हैं।
कोई भी। ठीक है जी, ये इमेज आ गया। ये इमेज आ गया, ठीक है। इसको एम्बेड कर दिया करो जब कोई इमेज लेके आओ। एम्बेड, ठीक है। ये एम्बेड करने के बाद अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे कोई शेप्स बनानी है, ये शेप्स मैंने बना दी। एक और शेप इसकी कॉपी ले लेते हैं ऑल्ट के साथ, ठीक है। और इसका एक कॉमन जो सरफेस है के ऊपर मौजूद है आपका, जो, इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर जो भी है, कलर अगर आप डिफरेंट रखना चाहो आप रख के देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप सिलेक्ट करो, कलर डिफरेंट ले लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जनाब इसको कंफर्म कर लेना लेयर पैनल में। लेयर पैनल में ये दो डॉट्स ये बता रहे हैं कि ये दोनों सर्कल ब्लू एंड येलो इज सिलेक्टेड। अगला काम आपका एक्सक्लूड। अगर आप ऑल्ट के साथ एक्सक्लूड करोगे तो आपके पास मार्जिन होगा कि इसको रीलोकेट कर सकते हैं ऑल्ट के साथ। और ये देखिए एक्सक्लूड क्या करता है, जो कॉमन एरिया होता है, ओवरलैपिंग एरिया है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है इंटरसेक्ट के। इंटरसेक्ट में इस कॉमन पार्ट रह जाता है, इसमें कॉमन पार्ट को क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। अब आपकी मर्जी है इसको कैसे आप यूज कर सकते हो डिफरेंट आर्ट बोर्ड के अंदर अपने डिजाइन में। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे इसको बना के आपको दिखा दिया, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक्सक्लूड दो ऑब्जेक्ट को, कॉमन एरिया को वो रिमूव कर देता है, ट्रांसपेरेंट बना देता है। और अभी तक इसमें आपके पास स्पेस है चेंजेस की। कैसे, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करो उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप थोड़ा सा दाएं बाएं मूव करना चाह रहे हो। आइसोलेट मोड में आ गया, इसको आप पकड़ के इसकी वैल्यूज को ऐसे भी कर सकते हो। और जब चीज कोई फाइनल होता है ना, पहले तो आप इसके मोड से बाहर निकलो, कंपाउंड ये लेयर लिखा हुआ है और ये एग्जिट लिखा हुआ है, इस साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे पैनल नजर आएगा, वहां से आप जा सकते हो। डबल क्लिक बाहर करो तब भी आ सकते हो, और इसको अब सिलेक्ट कर लो विद सिलेक्शन टूल, इसकी प्लेसमेंट कर लो। ये जनाब फिर डिजाइन में इसको इंट्रोड्यूस करवाना हो आप इस तरह भी कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, अगर आप दोबारा क्लिक करते हो और आप चाह रहे हो इसके अंदर मजीद कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं है, आपने जो फाइनल करना था कर दिया, अब आप इसको एक्सपेंड कर दो यहाँ से। एक बार एक्सपेंड कर दिया ना स्टूडेंट, ये चारों मॉडल में से कुछ भी किया हो अब इसको रिवर्स या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक बटन एक्सपैंड अवेलेबल है, एक्सपैंड तब तक अवेलेबल है जब तक क्लिक नहीं कर देते। और ये कब अवेलेबल होता है, जब ऑल्ट के साथ इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन यूज की हो। चारों का समझ आ गया, चारों में फर्क समझ आ गया। और ये आपके ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आप चाहो तो। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी सेम कॉपी मैं ऑल्ट के साथ ये ले लेता हूँ, इसकी सेम कॉपी ऑल्ट के साथ ये ले लेता हूँ, इसकी सेम कॉपी ऑल्ट के साथ ये ले लेता हूँ। और अगर आप इन सबको सिलेक्ट कर लो, इन सबको सिलेक्ट कर लो, ये अगर आपका पिक्चर आ गई शिफ्ट से क्लिक कर दो ऑफ हो जाएगी। और अब आपके चार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, वो हमें यहां से भी पता चल रहा है। लेयर पैनल, लेयर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखो कैसा डिजाइन सामने आ रहा है, जो कॉमन एरियाज हैं बिटवीन उनको एक्सक्लूड कर देगा ये डिजाइन में, ये देख रहे हो। ट्रांसपेरेंट होगी ना एक्सक्लूड, तो इसका मतलब आप शेप्स लेते जाओ, माइंड के अंदर कैलकुलेट कर लो, डिजाइन कर लो, और जो एक्सक्लूड रिक्वायर्ड है, इंटरसेक्ट रिक्वायर्ड है, माइनस फ्रंट रिक्वायर्ड है, या यूनाइट रिक्वायर्ड, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन चारों का एक्सपीरियंस डिफरेंट मिलेगा आपको, चारों एक जैसे थोड़ी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, हर एक का अपना काम है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने करंट आपको डिजाइन के अंदर आर्टबोर्ड के ऊपर किस तरह का एक्सपोजर चाहिए इन शेप्स के साथ। समझे बात। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर अगली ऑप्शन डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूड के बाद डिवाइड। डिवाइड क्या करता है कि जो शेप्स आपकी होंगी उनको डिवाइड कर देगा, जहां जहां इंटरसेक्ट होगा उस जगह पे डिवीजन आ जाएगी, जहां जहां इंटरसेक्ट होगा। और बहुत मजे मजे की चीजें बना सकते हो, जैसे डिवाइड,
डिवाइड क्या करता है कि आपने, अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हों तो डिवीजन उसकी बना के आपको दिखा देगा। कैसे दिखाएगा? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल और ले लेते हैं, या कुछ और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जरूरी नहीं सर्कल ही हो। ये एक रेक्टेंगल है, कलर जरा डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। और इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और शेप भी लेना चाहो, आप शेप इसी तरह लाइन ले लेते हैं। चले, स्ट्रेट लाइन लगाई, कुछ भी नहीं किया, डायगोनल एक लाइन लगाई, और इसकी वैल्यू भी मैंने थोड़ी हाई कर दी। अब होगा क्या? डिवाइड से सिलेक्ट किया, सबको सबको सिलेक्ट किया और डिवाइड पे क्लिक कर देना। ये देखना, और डिवाइड पे जैसे मैं आता हूँ ये आपको क्या बताता है? कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ डिवाइड कहता है। ये लो, कर दिया। क्या किया? जो सबसे टॉप लेयर में ऑब्जेक्ट पड़ा था, इससे नीचे वाले जितने ऑब्जेक्ट स्टैकिंग में पड़े हुए उनको डिवाइड कर, सिलेक्ट करके देख लो, साइड पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट करो, ये देख रहे हो। और एक चीज और करना, इसको अनग्रुप कर लेना। अगर आप इसको थोड़ा डिस्टेंस करना चाह रहे हो, अनग्रुप करना जरूरी। डिवाइड क्या काम करता है? तमाम ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप बना देता है, और जो आपका सरफेस में सबसे टॉप पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वो डिवीजन डाल देता है, और ये डिवीजन डल गई है। अनग्रुप कर लो, ये लो जनाब, ये देख रहे हो, ये अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। तो हर चीज ने, हर हिस्से ने दूसरे हिस्से को डिवाइड कर दिया। देख रहे हो, उतनी शेप्स आपकी बन गई हैं, डिवीजन कर दी उसने, क्रिएट कर दिया। इसका मतलब, दोबारा से बताता हूँ। एरो से, माउस से करना, माउस से कर लो, ये वैसे एरो से जरा एक इक्वल स्पेस देने में आसानी होती है, ये आप कर लो। अच्छा, ये दोबारा से देखिएगा। इसका मतलब डिवाइड क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को, जो आपका ओवरलैप होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। एक चीज और आप इसमें देखिएगा कि अगर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये बनाया, एक मैंने ये बना दिया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ चाहे कर लो। अब मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ, डिवाइड पे जैसे क्लिक किया, आपकी डिवीजन क्रिएट हो चुकी है। कैसे? क्लिक किया, अभी कुछ नहीं हो रहा, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देना। अनग्रुप करने के बाद साइड पे क्लिक करके ये देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हर चीज, हर चीज डिवाइड, मतलब जहां जहां से वो लाइन आपस में कनेक्ट होती है ना, वहां डिवीजन डाल देता है। पिछली बार मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, अब मैंने स्ट्रेट लाइन तो लगाई नहीं, एक रेक्टेंगल बनाया, दूसरा बनाया, जहां जहां से वो क्रॉस हो रहे हैं डिवाइड हो गया। जहां जहां से आपस में क्रॉस हो रहे हैं ना, वहां समझ लो उसने डिवीजन क्रिएट कर दिया। ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। और ये चीज जो मैंने आपको बता दी है, ये आप अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि इसे आप और ये देखो, अब हर शेप अलग है, इस पे अगर आपने कलर भी डिफरेंट रखना है आप रख सकते हो, इसको रीशेप भी करना है आप कर सकते हो। ये लो, जो दिल करता है करो, कलर भी चेंज करना है कलर भी चेंज कर सकते हो। ये लो, डिवाइड हो गया ना, अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे उसकी प्रेजेंस वहां पे नजर आ रही है। लेकिन याद रखना, जब डिवाइड पे क्लिक करोगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? अनग्रुप, अनग्रुप आप जरूर किया करो। और इस तरह आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और ये डिवीजन जो है, ये डिवाइड की ऑप्शन आप किसी टेक्स्ट के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई हेडिंग लिखता हूँ, ये हेडिंग लाइन है, कोई मैगजीन है, हेडिंग लाइन है उसकी, ठीक है। ये हेडिंग लाइन आपके पास, इसको अगर आप साइज करना चाहो साइज कर लो, अदरवाइज शेप के साथ आप इसको थोड़ा साइज बड़ा करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे, मैं सिंपल एक लाइन लगा देता हूँ दरमियान में ऐसे, इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर देता हूँ अगर आप, तो आगे दिखे। और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिवाइड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको एक चीज याद रखना, आपका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे ये शेप में नहीं बनाएगा।
शेप जब तक नहीं बनेंगे डिवाइड नहीं होती। शेप कैसे बनती है? अब ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा इसका आउटलाइन। कैसे होती है? टाइप में क्रिएट आउटलाइंस, शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट। अब आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल ओ आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक, टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, शेप बनानी पड़ती है। तो टेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं छोड़ता जब तक उसको आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये अब जब हो गया है, अब आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, डिवाइड डिवीजन तो सर हो गई। अब आप हो गए सर डिवीजन तो हो गई है क्या? अच्छा मजे की बात और सुनो, जब कोई डिवीजन होती है ना, ग्रुप बन जाता है उसका। ये देखो, हर पार्ट को अलग कर दिया, गौर करो। तो देखो पता नहीं कितना क्या क्या आ गया। ई का अपर हिस्सा, ई का लोअर हिस्सा, एच का अपर हिस्सा, एच का लोअर हिस्सा। जहां लाइन लगाई थी वहां डिवीजन आ गया। ये वो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ था हेडिंग लाइन। अब आप कहोगे सर इसको क्या कर सकते हैं? मैं कहूंगा बड़ा मजे का काम कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन के साथ मैं करता हूं। इसको पहले डिवाइड जब भी किया जाए आपको क्या करना है? इसको अनग्रुप, अनग्रुप करना जरूरी है। उसके बाद आपने इनको सिलेक्ट करना शुरू करो, 1 2 3, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, नीचे इसके बॉटम हाफ को कर रहा हूं सिलेक्ट, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? ये देखो, ये अलग एक सरफेस का बॉटम पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद अगर इसके कलर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। अपर हाफ को करना है, ये अपर हाफ सिलेक्ट हो गया। कलर देना चाह रहे हो, ये लो, ये मैंने फिल किया है, ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया, ऑब्जेक्ट बन गया ना, ऑब्जेक्ट भी फिल हो गया, डिवाइड किया। और स्ट्रोक के ऊपर करना था, ये स्ट्रोक है, ठीक है। ये स्ट्रोक है और ये स्ट्रोक की विड्थ है, दोनों में फर्क है। तो इस तरह की अगर आपको कोई क्रिएट करना है आर्टबोर्ड के ऊपर, कोई ऐसा इफेक्ट डालना है, कोई ऐसी आपने शेप बनानी है, इजीली बना सकते हो। अगर आपने डायगोनल लाइन लगाई होगी तो डायगोनल कट हो जाएगा। इसका मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप डिवाइड कर सकते हो, यहां तक कि आप अपनी टेक्स्ट को भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन टेक्स्ट को डिवाइड जब करना है तो पहले उसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आउटलाइन में, वरना ये ऑप्शन नहीं चलता। डिवाइड की ऑप्शन उस पे एक्टिव अपना रोल। क्या करना है? बोल्ड करना है? नहीं नहीं वो नहीं होगा, अब ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट नहीं है। आप इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को बढ़ाओगे, स्ट्रोक की वैल्यू हाई करो, मोटा हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगी। लेकिन अब फॉन्ट नहीं लगेगा, ये टेक्स्ट रहा ही नहीं। ये टेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर चुका है जैसे ही आपने क्रिएट आउटलाइन किया। अब आप वो इसको एरियल फॉन्ट कर दो, टाइम न्यू रोमन कर दो, नहीं होगा। जो करना था पहले करते, बिफोर अप्लाइंग क्रिएट आउटलाइन, बाद में नहीं होगा कुछ। ज्यादा से ज्यादा इसको ये कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक्टिव करके इन नोट्स के ऊपर आप प्ले कर सकते हो। ये एंकर्स के ऊपर ये लो, इंडिविजुअल नोट को सिलेक्ट करना है तो आपको पता है क्लिक करना पड़ता है, एक पॉइंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर मल्टीपल नोट सिलेक्ट करनी यू हैव टू यूज ये शिफ्ट के साथ कर लेना। सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस नोड पे आप अगर चाहो मैंने जस्ट कर्वेचर बनाया हुआ है, कर्वेचर के थ्रू इस तरह जिगजैग डिवाइड, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा शेप। ले जी जनाब, दोबारा से देख लो, कोई मिस नहीं हुआ आपका। तो ये अगर आप शेप्स देखो एक्सट्रीम राइट साइड पे, अगर आपने इसका एक्सपीरियंस करना हो ये भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक शेप बनाई ये वाली, ठीक है।
और इस शेप को आपने डिवाइड के थ्रू दो हिस्सों में बांटना है। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बोला कोई भी शेप बना लो इसके अबव, कोई भी शेप बना लो इसके अबव। क्या वो टेक्स्ट भी हो सकता है? क्वेश्चन है, क्या वो टेक्स्ट भी हो सकता है डिवाइड करने के लिए? मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं H फॉर हेडलाइन। इस टेक्स्ट को मैंने कर लिया सिलेक्ट एंड देन मैग्नीफाई, और इसको मैं लेके चला जाता हूं इधर, यहां पे, और इसको मैं कर देता हूं किसमें कन्वर्ट इनटू, राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकते हो, सबसे इजी वे है राइट क्लिक करके अपने टेक्स्ट को क्या कर दो, क्रिएट आउटलाइन, ये कर दिया। और अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिवाइड पे क्लिक करता हूं, लो जी डिवाइड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको मैं करूंगा जनाब अनग्रुप, अनग्रुप कर दिया, साइड पे क्लिक किया, ये देखो डिवाइड कर दिया इसने, देख रहे हो जो लेटर था उसने उसको डिवीजन वहां पे क्रिएट कर दी, और ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट है पूरा ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है ऑब्जेक्ट आपका। और ये बना कैसे है, ये मैंने शेप बनाई है और शेप के ऊपर, और इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी शेप बना लो और उस शेप के ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट लिख लो, जैसे ये लिखता हूं ग्राफिक डिजाइन, ये लो जनाब, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ साइज वाइज ताकि दिखे। और ये फॉन्ट जो भी लेना है स्टूडेंट्स, जो फॉन्ट लेना है कैरेक्टर पैनल में जाके आप ले लो, पहले जो सेट करना है कर लो, बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है। कैरेक्टर पैनल में चले गए और ये मैंने ऑप्शन बड़े आपको डिटेल में डिस्कस की नहीं है, इनमें से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फॉन्ट अच्छा लगता है, बोल्ड भी है, हर फॉन्ट में नहीं होता बोल्ड, कुछ में होता है कुछ में नहीं भी होता। हाँ एरियल में, एरियल फॉन्ट कुछ में आपको मिलेगा वो। अच्छा अब ये देखो, अब इसको आपने क्या करना है, बिफोर अप्लाइंग डिवाइड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू आउटलाइंस, देन सेलेक्ट बोथ एंड क्रिएट ऑन, क्लिक ऑन डिवाइड, और उसके बाद आपने इसको करना है अनग्रुप, फिर साइड पे क्लिक करके दोबारा से इसको सिलेक्ट करके, ये देखो ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट ने इंप्रेशन छोड़ दिया वहां पे, और यहां तक कि यहां से आप इसको सेलेक्ट करके ये देखो, ये देख रहे हो सारों को इकट्ठा करना है, सिलेक्ट तो कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसको यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, पैनल दिख रहा है ये, यहां से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, दिस वन और लास्ट वन इज दिस वन, ठीक है। शिफ्ट सा क्लिक कर देना, सारे सिलेक्ट हो गए, और कर दिया सिलेक्ट, इसको आप पकड़ के साइड पे कर दो, ये लो। अब आपका ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, गौर करो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है ये, डिवीजन क्रिएट कर दी उसने पूरी की पूरी उसके ऊपर। हाँ बाकी अगर आप इसकी वैल्यूज कुछ सेट करना चाहो यहां से कर, ये लो, ये स्टॉक है, हाँ जी, ये देख रहे हो ये आउटलाइन है ना, स्ट्रोक है तो ये भी तो स्ट्रोक ही है, अंदर ये स्ट्रोक ही तो लगे हुए हैं, सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक की वैल्यू लो कर दो, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट बन गया ना वो, उसका हिस्सा बन गया। तो ये इस तरह की अगर आपको कोई एक्शन रिक्वायर्ड हो ये किया जा सकता है, और यहां तक कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको जाके अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, ये देखो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, वही तरीका सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, बात पे किए, जिस तरह बाउंड्री है ना, ये भी तो बाउंड्री है उसकी, इनसाइड बाउंड्री, तो आप ये टूल बड़े मजे के टूल है, सिलेक्शन टूल,
लेसो, लेसो जगह जगह पे यूज हो रहा है जब आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही हो एंकर्स को, अदरवाइज शिफ्ट के साथ क्लिक करते जाओ, वो टाइम लगेगा। लेसो इसका इस्तेमाल, साथ में एक और टूल है मैजिक, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, हो सकता है कल क्लास में, परसों में हम, और क्लासेस हमारी इंशाल्लाह थर्सडे तक चलेगी, इस वीक में थर्सडे तक हमारी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि अगले वीक में फिर हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे वेडनेसडे 26 तारीख को, ठीक है। तो 21 से 25 तक छुट्टियां हैं, हॉलीडेज, तो उसमें ऑब्वियसली मंडे ट्यूसडे आपका ज़ाया हो रहा है, तो हम उसको इंशाल्लाह कंपनसेट कर रहे हैं इस थर्सडे को, इस थर्सडे को क्लास होगी, ठीक है, ताकि जब हम दोबारा से रिज्यूम करें तो वेडनेसडे वाले दिन, और फिर मैं कोशिश करूँ थर्सडे वाले दिन भी लेक्चर हो जाए, अगले वीक में भी थर्सडे को लेक्चर हो जाए, ताकि हमारा कोर्स जो है वाइंड अप हम करें तो अगले मॉड्यूल पे जाएं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो गया है कोर्स का ड्यूरेशन ये वाला, रमज़ान भी था इस वजह से भी हुआ, दूसरा फिर इंशाल्लाह जैसे हम रिज्यूम करेंगे तो कम से कम 2 आवर्स का सेशन लिया करेंगे, 5 से 7, 5 से 7, आफ्टर रमज़ान आपने 5 बजे आना है पुराने टाइम पे, और 7 बजे ऑफ करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब डिवाइड के बाद आगे देखते हैं, डिवाइड के बाद आगे हमारे पास क्या है सीखने को, ऑप्शन इज दिस वन, इस ऑप्शन का नाम है मर्ज, मर्ज की मैं स्लाइड पहले शो कर दूं। अच्छा, ये जिगजैग लाइन मैंने आपको बताई है, ये जिगजैग लाइन लगाने का तरीका कैसे होता है, अगर आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो, मिसाल के तौर पे ये तो मैंने टेक्स्ट की तरफ आपको लेके चला गया, तो अगर आप इस तरह का कुछ एग्जैक्टली कोई वर्जन देना चाह रहे हो, जरूरी नहीं सर्कल पे लगाना है, रेक्टेंगल पे लगा लो, ये लो रेक्टेंगल है, डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ चलते हैं, ब्लैक स्ट्रोक एंड वाइट फिल के साथ, चेंज करना है कर दो, आपकी मर्जी है, डिफरेंट कलर देना है आप दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ये चले, कलर भी दे दिया मैंने, स्ट्रोक भी लगा दिया, और अगला काम ये टूल्स हैं जी जनाब, चाहे आप इस टूल के साथ डिवीजन क्रिएट करते चाह रहे हो, ये ले लो, कर्वेचर लेना है कर्वेचर ले लो, कर्वेचर लेना है कर्वेचर ले लो, ये लो, ठीक है जी। इसकी फिलिंग ऑफ करनी है, फिल ऑफ कर दो, वरना वो फेल भी दिखा रहा था, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, और डिवाइड पे, अगर आप समझते हो इसके एंकर्स पे काम करना बाकी है तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आप जाके इसके एंकर को अपनी मर्जी से रीलाइन कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के ये एंकर है, ये एंकर है, अगर आप इसके स्लोप को चेंज करना चाहो हैंडल्स के साथ आप इजिली इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये दोनों तरफ हैंडल होते हैं, ठीक है। जब आप क्लिक करते हैं ना पॉइंट पे तो इसके हैंडल्स आपको अवेलेबल होते हैं दोनों साइड पे, इससे आप इसकी स्लोप को सेट कर सकते हैं, जितना आप मुनासिब करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये नहीं रिक्वायर्ड, हमें इसकी डिवीजन करनी है, सिलेक्शन टूल से इसकी थोड़ी पोजीशन को रीलोकेट कर लेते हैं, ये डिवीजन आपको क्रिएट करनी है, दोनों को सिलेक्ट करो, इसको भी, और ये आपके पास जो जिगजैग लाइन है दोनों को सिलेक्ट करके डिवाइड, ये लो हो गया डिवाइड, और डिवाइड करते ही ग्रुप बन जाता है, ग्रुप को अनग्रुप करना पड़ता है, मस्ट है, और करने के बाद साइड पे क्लिक करके ये ऑब्जेक्ट अलग, अंडू करो, अंडू हो गया, और अगर इसकी आप स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करना चाहो उतना गैप आ जाएगा, ये देखो हाई कर देते हैं, ये लो, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, डिवाइड पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब इसमें गैप क्यों नहीं आया उसकी वजह बताता हूँ, कंट्रोल जेड करो, जब कभी आप कोई लाइन लगाते हो ना, उसकी वैल्यूज जो ये ब्लू कलर की हैं, ये ब्लू कलर की जो वैल्यू है ये आपको रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रोक को, ठीक है। आप एक काम किया करो, क्या हुआ, जिससे मर्जी बना लो, जिससे मर्जी बना दो, यहां तक कि आप इसको लाइन लगा लो, ये लो स्ट्रेट लाइन लगा लो, स्ट्रेट लाइन लगा के इसके ऊपर आप पॉइंट्स को क्रिएट कर लो जहां जहां बनाने हैं, ये लो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, कर्वेचर से ज्यादा इसकी कर्व्स को आप सेट कर सकते हैं, ये शेप बनानी है आपने, ठीक है। अच्छा, मैं जो बात बता रहा था वो ये थी
कि जब आप इसको करोगे डिवाइड तो ये आपका बिल्कुल थिन लाइन के साथ इसकी प्रेजेंस को शो करेगा। आप एक काम किया करो, इसको कन्वर्ट कर लिया करो इनटू ऑब्जेक्ट। कैसे? आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसकी एक्सपैंड कर दिया करो। एक्सपैंड करता है क्या है, इसके स्ट्रोक को एक्सपैंड कर दो, स्ट्रोक को एक्सपैंड कर दो। ये लो, स्ट्रोक पे गौर करो, ये बिल्कुल बारीक सी आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होगी, स्ट्रोक। ये देखो, अब आपका स्ट्रोक की वैल्यू देखो, थिकनेस इसकी आपका, अब ये जो लाइन है इसकी थिकनेस के मुताबिक जो स्क्रीन पे नजर आ रही थी, अपीयरेंस इसकी थी, उस लेवल पे एक्सपैंड कर दिया गया। अब अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये देखो, डिवाइड। हाँ, ये देखो, डिवाइड किया, चेक करना, राइट क्लिक करो, अनग्रुप कर दो, साइड पे क्लिक करो दोबारा से, ये देखो डिवीजन। डिवाइड शेप्स उतनी, एक्सपैंड ने क्या किया वो जरा गौर करना। एक्सपैंड क्या करता है वो दोबारा से सुन लो। आपने एक लाइन लगाई है, सिंपल लाइन की थिकनेस क्या है, ये जो ब्लू बार नजर आ रही है, इसको जितना मर्जी मोटा कर दो, इसको यहां से जितना, ये 1 पॉइंट है ना, ये 1 पॉइंट, इसको जितने मर्जी थिकनेस इसकी बढ़ा दो। याद रखना अगर आपने डिवाइड किया तो इसकी डिवीजन इस ब्लू लाइन के मुताबिक होगी, नॉट ए ब्लैक, ब्लू लाइन के मुताबिक इसकी डिवीजन होगी। लेकिन आप चाह रहे हो इसकी जो फिजिकल वैल्यू है, अपीयरेंस में जो शो हो रही है, इस हिसाब से इसकी वैल्यू को एक्सपैंड कर दिया जाए। एक्सपैंड एक बहुत काम की चीज है, वो करती क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देती, सॉरी, आपकी उस शेप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती, जो कि आपका ये शेप है, इसको मैंने क्लिक किया। अभी इसकी थिकनेस क्या है, बिल्कुल आपकी थिकनेस फिजिकली जो दिख रही है उसके मुताबिक नहीं है, इसको आप उसके मुताबिक करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपैंड कर दिया करो, और एक्सपैंड पे क्लिक करते ही देखो क्या होता है। ये दोनों ऑन करने हैं। फिलहाल मुझे स्ट्रोक के हवाले से बात करनी है, फिल की बात है ही नहीं, कोई लाइन में फिल होती नहीं। स्ट्रोक को कन्वर्ट कर दो इनटू एक्सपेंशन मोड में, ये लो। और ये जब हो जाता है, अब अगर आप इसके साथ डिवीजन इसकी क्रिएट करोगे तो ये देखो, हो गया। अनग्रुप करो, अनग्रुप हो गया। अब साइड पे क्लिक करके ये देखो, ये देखो, डिवाइड, हर पॉइंट अलग अलग। और यहां तक कि इसको आप इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ जा सकते हो। क्लिक, क्लिक, एक अच्छा डिजाइन बन गया, डिवाइड के साथ आपने बना दिया डिजाइन। तो इसका मतलब ये दिखने में बड़े मामूली मामूली से टूल्स हैं, लेकिन काम देखो कितने जबरदस्त किस्म के किए जा सकते हैं अगर करने पे आप। ठीक है, तो ये डिवाइड की ऑप्शन है। डिवाइड की ऑप्शन के बाद अगली अगर आपने ऑप्शन, जी, क्या बनाना है? अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिम। डिवाइड के बाद अगली ऑप्शन क्या है? ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके ऊपर जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उतना ट्रिम कर देता है, काट देता है। ये जैसे माइनस फ्रंट की तरह की ऑप्शन है। माइनस फ्रंट भी क्या कर रहा था, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को उतना खत्म कर देता है। तो ये जिस तरह आपको ये देख रहे हो, काफी सारे आप सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, ट्रिम क्या कर रहा है, ये ग्रीन के ऊपर जो दो आपके सर्कल आपके कनेक्ट हो रहे हैं उतना उसने इसको ट्रिम कर दिया। और ये भी चूंकि उससे अबव है ये वाला ब्लू के साथ, तो इसने भी ट्रिम कर दिया। ये देख रहे हो, उससे ऊपर ये नजर आ रहा है, ये ट्रिम अकॉर्डिंग टू डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन के मुताबिक ट्रिम हो रहा है, ये देख रहे हो। और सबसे ऊपर वाले ने नीचे जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट हैं उनको उतने हिस्से को ट्रिम कर देता है। तो ट्रिम हमेशा इस मकसद के लिए यूज करते हैं कि कभी आपने अगर इसको इस्तेमाल करना हो, जैसे इसका इस्तेमाल और भी बड़ा जबरदस्त किस्म का है। अभी मैं फिलहाल इसको आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, ट्रिम को भी देख लो, ट्रिम क्या करती है। ऑप्शन है ऑब्जेक्ट विथ कलर, एनी कलर, another object with another color,
अनदर ऑब्जेक्ट। और ये याद रखना, जो अबव ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ट्रिमिंग हो जाएगी बिलो की। जो भी अबव ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ट्रिमिंग हो जाएगी बिलो की। अगर ये 3 है या 300 भी हैं, अगर मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लूं और करने के बाद मैं ट्रिम पे क्लिक कर दूं, सेकंड ट्रिम, ये लो हो गया ट्रिम। साइड पे क्लिक करो, ये लो, इसको बी अनग्रुप करना जरूरी है। अब ये देख रहे हो, जो सबसे बिलो है इसने रिस्पॉन्ड किया अबव ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक। ये देखो, इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूं। और ये वाला ऑब्जेक्ट ब्लू, ये भी ट्रिम हो गया, रिस्पॉन्ड किया इसने येलो के मुताबिक। कलर थोड़ा मैं डार्क कर देता ताकि आपको नजर आए। देख रहे हो, हर ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक ट्रिम हो जाता है। ट्रिम की ऑप्शन है, ये काम करती है और कुछ नहीं करती। ये नहीं कि कलर चेंज कर देती है, प्रॉपर्टीज अपनी अप्लाई करने बैठ जाती, नो। हर अबव ऑब्जेक्ट ने जो इसके बिलो ऑब्जेक्ट अगर ओवरलैप हो रहा है, तो अगर ओवरलैप हो रहा है, अगर ये होती डिस्टेंस पे तो ट्रिम ने कुछ भी नहीं करना था। अगर ओवरलैप होगा तो ट्रिम करेगा ना। अब ये कॉपी इधर बना दो, एक इधर बना दो, दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम करना, ट्रिम सर हो कुछ नहीं, होना क्या है। हर बिलो ऑब्जेक्ट अबव ऑब्जेक्ट जो होगा उसके मुताबिक ट्रिम हो जाएगा। और ये सबके लिए इसी तरह है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है एक आपके पास सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, आप ट्रिम करना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू ये कर लें। ये लो जनाब, लो ये ट्रिम होता है। नहीं जनाब, इसको ट्रिम करवाते हैं। ये आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इसकी सेम कॉपी मैं यहाँ बना लेता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। इन तमाम को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा पोजीशन इसकी, इसको सिलेक्शन से माइनस कर देते शिफ्ट के साथ। वैसे इसको हम अलाइन भी कर सकते हैं ग्रुप बना के, आपकी मर्जी है। अलाइन आपको मैंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। और याद रखना, जितनी भी सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी इसके बिलो ऑब्जेक्ट होगा उसको वो ट्रिम कर देता है। दिस वन हो गया। अगला अनग्रुप। हो गया, साइड पे क्लिक, चेक करो। हर ऑब्जेक्ट अपने बिलो को ट्रिम कर रहा है, बिल्कुल। तो इस तरह की शेप्स बनाना बाद बहुत आसान हो जाती हैं। और मजे की बात बताऊं, टेक्स्ट को भी कर सकते हो। सर मैंने बात करता हूं, फिर पक्षी के लोगो बनाए। हाँ सर, बात करता हूं, फिर पक्षी के लोगो बनाए सर, सर हाँ जी, बात फाइंडर से पक्षी के लोगो बनाए। पाथ फाइंडर से वैसे बन जाएगा, पाथ फाइंडर की भी जरूरत नहीं उसमें। अब ये देखो, अब मेरी बात सुनो। हाँ क्यों नहीं, हेडिंग, हेडिंग लिखता हूं मैं। जरा टेक्स्ट के ऊपर भी ट्रिम, ट्रिम का जरा अब रोल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिम क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को, एग्जांपल इसलिए दिखाता हूं कि आपके माइंड के अंदर बात का वो आइडिया नहीं आ रहा होता। देने का मकसद होता है कि आप इसको देख लो कि यार इसका ये भी इस्तेमाल है, करना चाहो तो, ठीक है। और अगर मैं इसको ट्रिम करना चाहूं विद अनदर ऑब्जेक्ट, विद दिस ऑब्जेक्ट, जो कि मैं यहाँ पे लाइन लगा, अच्छा एक काम कर लेना, इसको पहले राइट क्लिक करके क्या करना है, फिर क्रिएट आउटलाइन, जरूरी है। ये जब कर लिया, फिर ये मैंने यहाँ पे लाइनें लगाई, और लाइनें लगाने के बाद अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हो, विड्थ जरूर बढ़ाओ, किसी ने नहीं रोका। लेकिन इस विड्थ को अगर आप एक्सपेंड नहीं करोगे तो इतना गैप नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं। गैप अगर लाना हो तो आपको इस लाइन को
ऑब्जेक्ट पैनल में जाके एक्सपैंड जरूर कर लेना, अदरवाइज इसका डिस्टेंस कितना होगा जितना ये ब्लू की लाइन की है। ब्लैक स्क्रीन पे जरूर है विजिबल, इसको एक्सपैंड करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाके एक्सपैंड दिस इनटू स्ट्रोक, स्ट्रोक को एक्सपैंड कर दो, ये लो। अब ये आपका परफेक्ट आपका एक शेप विद बिग स्ट्रोक बन गया। अब इसको अगर आप यहाँ पे पॉपुलेट करना चाहो, रिपीट करना चाहो, आसानी से आप इसको कर सकते हो ऑल्ट के साथ। कंट्रोल डी कर दो। हाँ, क्रिएट आउटलाइन मैंने कर दिया था, राइट क्लिक करके वो कर दिया था। अब सबको सिलेक्ट करो, ट्रिम, लो जनाब ट्रिम हो गया। अब आपने क्या करना है जनाब, इसको अनग्रुप, अनग्रुप करने के बाद इन तमाम ऑब्जेक्ट को पकड़ो शिफ्ट के साथ और यहां से ये देख रहे हो, ये सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में काट देता है जो भी बिलो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के डिजाइन है वैसे क्रिएट करने काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन ट्रिम से वो आपका काफी काम आसान हो जाता है। समझ रहे बात? जहां तक इनके अंदर अब फायदा क्या है इसका, अब ये ट्रिम हो गया है। अब ये देखो आप हर किसी को अलग से डील कर सकते हो। स्टॉक भी लगा दो, अभी मैं फिल कर रहा हूं, सिलेक्शन कर रहा हूं। ठीक है, एक एक एलिमेंट को अलग अलग भी आप सिलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हो, ऐसे शिफ्ट के साथ, 2 3 4 5 इस तरह, और क्लिक बस ड्रैग भी कर सकते हो, यहां तक कि सिलेक्शन के लिए लेसर टूल भी यूज कर सकते हो। जो भी ऑब्जेक्ट इसमें सिलेक्शन में आ गए उनके वो अप्लाई हो जाएगा जो आप इसकी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो देना चाह रहे हो आप इजीली, क्योंकि ये डिफरेंट आपके सिलेक्शन हुई हुई हैं तो इसलिए क्वेश्चन मार्क भी देख रहे हैं। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करके कलर करोगे जरूर होगा, रिस्पॉन्ड करेगा उतने हिस्से को जितने को आपने सिलेक्ट किया है, देख रहे हो। तो एक अच्छी अपना आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपको क्रिएट करना चाह रहे हो तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और इसको आप ट्रिम को आप यूज करते हुए ऐसे एक्शंस कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ ओलंपिक का लोगो बनाना है, आपने क्या बनाना है, ओलंपिक का लोगो बनाना है, मर्ज भी देख लो, क्रॉप है, आउटलाइन, माइनस बैक, फिर ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो, इस तरह की शेप्स आप सारी की सारी बन जाती हैं। ये अभी तक जो आपने किया, यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ मुझे ओलंपिक का लोगो बनाना है, ओलंपिक का लोगो बनाना है, आप बना सकते हो यूजिंग दिस। कल देखते हैं आप में से कौन ओलंपिक का लोगो क्रिएट करके मुझे दिखा देता है। जितनी आपको ऑप्शन मैंने सिखा दी हैं इसी में ओलंपिक का लोगो बन जाता है। ओलंपिक का लोगो आप इसी में इजीली बना सकते हो। इसकी मैं स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा आपको व्यू करवा देता हूँ। इसको मैंने इसको कॉरल में अटेम्प्ट करके दिखाया था स्टूडेंट्स को, कॉरल ड्रॉ में, तो ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो। उसकी स्लाइड असल में उधर पड़ी हुई है कॉरल की, जो लेक्चर की स्लाइड्स में, तो मैं सिर्फ इसलिए इधर जा रहा हूँ आपको करने के लिए। कॉरल में बनाना हो, इलिस्ट्रेटर में बनाना हो, पॉसिबल है। ये कॉरल की एक स्लाइड मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ओलंपिक का लोगो आप किसी भी आप टूल को यूज करते हुए इजीली बना सकते हो। तो ये जी जैसे यहाँ पे ओलंपिक का लोगो अटेम्प्ट किया गया है शेपिंग में जाके, और सिर्फ ओलंपिक का लोगो ही नहीं स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ इस तरह का सीन चाहिए, देखता हूँ आप में से कौन करता है। ये देख रहे हो 3 लेटर्स का लोगो है, ROS। अगर आप गौर करो आर में से क्रॉस करता हुआ ओ नजर आ रहा है, और एस पे गौर करो यहां से ओ के नीचे है, या ओ के ऊपर आ गया, फिर ये ओ के नीचे चला गया। टॉप देखो, एस स्टार्ट हुआ, ओ के नीचे से क्रॉस हुआ, फिर ओ के ऊपर से आ गया, और फिर उसके ओ से नीचे की तरफ उसको उसने क्रॉस ओवर करते हुए दिखा रहा है। तो इस तरह के लोगो बनाने हैं। कोई आपने ओलंपिक का लोगो देखो 5, इसमें आपको पता है ओलंपिक के डिफरेंट सर्कल्स होते हैं कलर्स के साथ,
यही सर्कल्स के कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, ऑरेंज एंड, हाँ इसमें इसमें गौर करने की चीज स्टूडेंट क्या है, इसके अंदर गौर करने की चीज क्या है कि एक सर्कल है, ये ऑरेंज सर्कल यहां से अबव है, लेकिन आगे यहां पे जाके ही बिलो हो गया, यहाँ पे ब्लैक के अबव है और अगले हिस्से में ये बिलो होगा, ये करने वाला है, थोड़ा मिस कर दिया, ये ग्रीन अबव है, अगले लम्हे वो बिलो है, तो अबव एंड बिलो का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आपको मैंने बता दिया, चाहे टेक्स्ट हो चाहे कोई सर्कल्स या शेप्स हो, अबव एंड बिलो किस तरह वो क्रॉस ओवर में अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज आएगा, ये अब आप इलिस्ट्रेटर में जितना का मैंने करवा दिया है इसमें पॉसिबल है। रिमेनिंग ऑप्शन यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, तो मुझे भी कहीं पहुंचना है, तो इसको हम पाथ फाइंडर को जो थोड़ी सी ऑप्शंस रह गई हैं वो देख लेंगे, और साथ ही इन टूल्स को मजीद जो रह गए इनको भी एक्सप्लोर करेंगे, पैनल्स को भी देखेंगे इंशाल्लाह, यही से कंटिन्यू करेंगे। आपको टास्क के साथ छोड़ के जा रहा हूँ ओलंपिक का लोगो और 3 आपके इनिशियल लेटर्स जो हैं आपके नाम के या 2 लेटर्स हैं, इनको क्रॉस ओवर कैसे करना है, ठीक है, एक साइड से अबव हो और अगले ही लम्हे वो उसके बिलो से क्रॉस हो रहा हो। देखते हैं कैसे हैं, इंशाल्लाह यही से कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, इंशाल्लाह, थैंक यू। कल इंशाल्लाह नहीं तो मैं परफॉर्म करके दिखा दूंगा आपको।